आप देख रहे हैं ना, कौन है? पहचाना आपने? हमारे जो दर्शक हैं, जो शायरी में दिलचस्पी रखते हैं, वो पहचान गए होंगे, और जो नहीं पहचाने हैं, मैं आप तारुफ करा दूं, आप हैं नवाज देवबंदी साहब। नवाज देवबंदी उस शख्सियत का नाम है जिसे उर्दू अदब की शायरी की जान कहा जाता है। वो एक शेर है ना, याद होगा आप, कौन सा वाला? बद नजर उठने ही वाली थी किसी की जानिब, अपनी बेटी का ख्याल आया तो दिल कांप गया, है ना? और वो भी सुना होगा आपने, अगला नंबर आपका है, वो उसका छप्पर आपका है ना? वो मैं इन्हीं के मुंह से आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। तो मैं बहुत इस्तकबाल करता हूँ बाबा महाकाल की नगरी में, कवि कालिदास की नगरी में, डॉक्टर शिव मंगल सिंह सुमन की नगरी में, नवाज देवबंदी साहब का। नवाज साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है हमारी नगरी में। बहुत शुक्रिया अकेला साहब ने। एक बात तो मेरे बारे में जो कीमती लफ्ज इस्तेमाल किए हैं उस बारे में मुझे एक बात याद आ गई। एक रोज एक साहब मिले और कहने लगे कि नवाज साहब 500 रुपए की चेंज है आपके पास? मैंने उनसे कहा कि मेरे पास 500 रुपए की चेंज तो नहीं है और 500 रुपए भी नहीं है, लेकिन आप ऐसा समझते हैं कि मेरे पास 500 रुपए हो सकते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। क्या बात है। तो इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया इनका कि इन्होंने मोहब्बत के साथ मेरा तारुफ मतलब एक ऑडियंस से कराया। तो मैं भी असल में ये कविता और गजल की नगरी है और बहुत मुद्दत से आता हूँ, और ये वो शहर है जहां आने को हमारा भी जी चाहता है। वाह वाह। तो इसलिए ये यहाँ गजल को सुनने वाले, गजल को धुनने वाले, गजल से महजूज होने वाले लोग मौजूद हैं, और एक लंबे अरसे से मैं यहाँ आता हूँ और मेरी खुशनसीबी है कि लोग बुलाते हैं। तो मैं उज्जैन के श्रोताओं का, गजल के चाहने वालों का मैं भी इस्तकबाल करता हूँ। नवाज साहब, आप कवि सम्मेलन मंचों पे भी आपको बड़ी तबीयत के साथ, बड़ी मोहब्बत के साथ सुना जाता है। आपके नाम से श्रोता आते हैं कि नवाज साहब आ रहे हैं, क्या कारण है? वो इतनी मोहब्बत आपको हिंदी जगत से भी क्यों मिल रही है? असल में देखिए, अब अपने बारे में कुछ कहना होता तो बहुत मुश्किल है, लेकिन एक बात यह है कि मैं अपने दोस्तों को, अपने छोटों को भी ये बात कहता हूँ कि शायरी अगर अवामी जबान में की जाएगी तो लोगों तक बहुत आसानी से पहुंचा जा सकता है। हमारी बदनसीबी यह है कि हिंदी को संस्कृत वालों ने गूढ़ कर दिया और उर्दू को फारसी वालों ने बहुत मुश्किल कर दिया। जरूरत इस बात की है कि ऐसी जबान मतलब इस्तेमाल की जाए कि जो अवाम की जबान हो, वो ना हिंदू की हो ना मुसलमान की हो, अवामी जबान हो। तो मैं समझता हूं कि हम भरपूर कोशिश करते हैं कि हम हिंदुस्तानी जबान में शायरी करें, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम वो उर्दू ही होती है, लेकिन वो उर्दू भी ऐसी होती है कि हिंदी वालों को भी पसंद आती है। दूसरी बात क्या है कि मेरा जी ये चाहता है कि ऐसे मौजूआत हों, ऐसे मतलब विषय हों कि जो दिल पर दस्तक दें, दिल पर ही नहीं बल्कि अंतरात्मा पर दस्तक दें, रूह तक। तो मतलब है कि आदमी की रूह को झिंझोड़ दें। तो शायद ये बात भी है। दूसरी बात ये भी है कि हम कवि सम्मेलन में चले जाएं, हम तब भी वही शायरी पढ़ते हैं, मुशायरे में चले जाएं तब भी वही शायरी पढ़ते हैं। कुछ लोगों की मुश्किल क्या है कि वो जो मुशायरे में शायरी पढ़ते हैं वो कवि सम्मेलन में नहीं पढ़ सकते, और जो कवि सम्मेलन में पढ़ते हैं वो मुशायरे में नहीं पढ़ते। इसलिए मेरा एक मिशन भी है। मैं ये कहता हूं कि हिंदुस्तान में मुशायरे और कवि सम्मेलन मिलजुल कर होनी चाहिए। उसका एक बड़ा नफा जबान का भी है। हिंदी वाले उर्दू के करीब आएंगे, उर्दू वाले हिंदी के करीब आएंगे, और शायद मोहब्बत की सबसे ज्यादा जरूरत है। ये भाषाएं पुल बनाती हैं, सेतु बनाती हैं, तो समाज को जोड़ने के लिए जबान सबसे बेहतरीन पुल है। तो इसलिए दोनों लोग जब मिलकर के बैठेंगे तो, और ये जो मतलब शायरी और कविता में जो कड़वाहट आई ना, जो सियासत और राजनीति आई है, उससे भी गुरेज होगा। अगर मेरे साथ डॉक्टर हरिओम पंवार बैठे हुए होंगे, अगर मैं हरिओम पंवार साहब के साथ बैठा हुआ हूंगा, तो हम दोनों सोचेंगे कि हमें कौन सी कविता और कौन सी गजल पढ़नी है। क्या बात है। तो मैं समझता हूं कि इस एहतियात से
हिंदुस्तान बनेगा, भाषा बनेगी, जबान बनेगी, हिंदी और उर्दू का मेल और मोहब्बत और दोस्ती बढ़ेगी। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम कवि सम्मेलन और मुशायरा एक साथ करें। तो शायद वो किसी का शेर है ना कि करीब आओ तो शायद हमें समझ लोगे, करीब आओ तो शायद हमें समझ लोगे, ये फासले तो गलत फहमियां बढ़ाते हैं। क्या बात है, ये फासले कम करने की ज़रूरत है। वो ज़बान के हों, सियासी हों, समाजी हों, इन फासलों को कम किया जाए तो शायद एक नया हिंदुस्तान बनेगा। हमने बार बार सुना है, कई बार सुना है आपके लबो लहजे में आपने जो वो कहा है कि पूस का छप्पर आपका है। आज मुशायरा होने वाला है, आप निश्चित रूप से श्रोताओं की फरमाइश पे वो सुनाएंगे, लेकिन उसके कब्ल हम चाहते हैं कि हमारा जो अवाम, उज्जैन का अवाम है और हमारे जो दर्शक आपको अभी सुन रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि उसके पहले वो आपकी जो शायरी है मैं पेश करता हूँ। असल में कभी कभी क्या होता है कि कुदरत बहुत से शेरों को ऐसी मकबूलियत दे देती है कि वो हमारे से पहले मतलब उस शहर, दूसरे शहरों में और मुल्कों में पहुंच जाते हैं। तो शायर बाद में पहुंचता है, शायरी पहले पहुंच जाती है। तो ये खैर खुशनसीबी है। और ये जो जिन अकेला जी ने जिन मतलब 4 लाइनों के लिए मुझे कहा है, मेरी खुशनसीबी ये है कि ये मतलब बहुत ज़्यादा वायरल हैं, बहुत ज़्यादा लिखने वाले आर्टिकल्स में लिखते रहते हैं, एंकर्स बोलते रहते हैं, पॉलिटिकल फिगर्स बोलती रहती हैं, पार्लियामेंट में बोला जाता रहता है। और शायद मेरे ख्याल से ज़िंदगी की एक सच्चाई और कड़वी सच्चाई से जुड़ी हुई बात है, तो लोगों को इसकी ज़रूरत पेश आती रहती है। तो वो शेर है कि शायद जलते घर को देखने वालों फूंस का छप्पर आपका है। क्या बात है, जलते घर को देखने वालों फूंस का छप्पर आपका है। आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। और उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया। और मेरे कत्ल पे आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है। वाह वाह वाह, अगला नंबर आपका है।